रामनगर गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम चतुर सिंह, मंझले का नाम ज्ञानचंद्र, सबसे छोटे भाई का नाम लल्लू राम था। पिताजी बूढ़े हो गए थे, बीमार पड़े थे। तीनों भाइयों का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता के पास खड़े थे और अपने पिता की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बेटा चतुर सिंह, तुम सबसे बड़े हो। बेटा अपने भाइयों को हमेशा साथ लेकर चलना। मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे आभास हो रहा है कि मैं 2-4 दिन में भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। लल्लू राम बहुत भोला भाला है। बेटा तीनों भाई मिलकर रहना। मेरी बातों को याद रखना। नहीं नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आप भाइयों की चिंता छोड़ दीजिए, अपना ख्याल रखिए। मैं सबसे बड़ा भाई होने के नाते अपना फर्ज बखूबी निभाऊंगा। आप वैसे ही बीमार पड़े हैं, टेंशन करने से तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें, मैं सब संभाल लूँगा। हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे दोनों छोटे भाइयों, पिताजी तो 2 महीने पहले भगवान को प्यारे हो गए और सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप गए, इसलिए अब सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि अब हम जमीन जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं, फिर अपने अपने हिसाब से मेहनत करके अपना अपना धन कमाना शुरू करो। पिताजी के कहे अनुसार मैं अपना फर्ज अदा करना चाहता हूँ। बोलो, तुम दोनों भाई मेरी बात से सहमत हो? हाँ भैया, आप जो भी कहें हमें सब मंजूर है। भला आपसे बेहतर हम कुछ नहीं समझ सकते। वाह मेरे भाइयों, तुम दोनों काफी समझदार हो। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। तो फिर देर किस बात की, चलो पहले हम जमीन का बंटवारा कर लेते हैं। बड़े भाई की बात मानकर तीनों भाई जमीन के बंटवारे के लिए खेत पर निकल पड़ते हैं। हाँ तो देखो भाई, पिताजी ने हमें जो मार्गदर्शन दिया उसी के अनुसार अपने पास खेत तो सिर्फ 2 ही हैं और हम 3 भाई हैं, इसलिए मैं और मंझला भाई ज्ञानचंद्र एक खेत ले लेते हैं और तुम छोटे भाई होने के नाते खेतों की मेड़ ले लो। बोलो ज्ञानचंद्र, मैंने बंटवारा ठीक किया ना? बा बड़े भैया बा, आपने बहुत ही ईमानदारी एवं न्यायप्रियता, बुद्धि विवेक से बंटवारा किया है। भला आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? भला मैं आपकी बात काटने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? मुझे बंटवारा स्वीकार है। बा मंझले भैया ज्ञानचंद्र, मैं तुम्हारी समझदारी से बहुत खुश हूँ। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी तो हूँ। तुम मेरी बात कभी नहीं काट सकते हो। अच्छा, अब तुम भी बोलो। छोटे भैया लल्लू राम, तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? तुम्हें बंटवारा कैसा लगा? तुम क्या कहना चाहते हो? बड़े भैया, पिताजी के देहांत के बाद आप दोनों भाई ही मेरा सहारा हो। वास्तविक आप बहुत ही नेक दिल हैं। आपने और मंझले भैया ने खेत इसलिए अपने हिस्से में ले लिए ताकि मुझे काम न करना पड़े। लेकिन भैया, हम आप दोनों के साथ मिलकर मेहनत से काम करेंगे। हमें आपका बंटवारा बहुत पसंद है भैया। बस बस छोटे भाई लल्लू राम, हम तुम्हारे मुंह से यही बात सुनना चाहते थे। तो फिर चलो अब आगे बढ़ें, वो सेब का पेड़ भी बांट लिया जाए। चलो सेब के पेड़ के पास चलते हैं। हाँ तो देखो भाइयों, सेब के पेड़ में सिर्फ 2 ही डालियां हैं और हिस्से 3 होंगे, तो हम पेड़ में एक और डाली तो उगा नहीं सकते। ये तो सब कुदरत का खेल है। इसलिए हम बड़े हैं तो हिस्सा हमसे ही शुरू होगा। तो सेब के पेड़ की एक डाली हमारी हुई और दूसरे नंबर पर मंझला भाई ज्ञानचंद्र आता है, इसलिए दूसरी डाली पर हक मंझले भाई का बनता है। अब बच गया पेड़ का डंठल और उसकी सारी जड़ें, तो वो सब हम अपने छोटे भाई लल्लू राम को देते हैं। अब बोलो भाइयों, बंटवारा कैसा रहा? मंझले भाई ज्ञानचंद्र, पहले तुम बताओ। वाह बड़े भैया वाह,
आपका दिमाग तो बुलेट ट्रेन की तरह चलता है। आपकी बुद्धिमानी का डंका तो हमारे पूरे भारत देश में बजना चाहिए। ऐसा फैसला तो 12 गांव के पंच सरपंच भी मिलकर नहीं सुना सकते थे। आपने तो कमाल कर दिया। जो भाई जिस उम्र का है उसी तरीके से आपने बंटवारा कर दिया। आप पेड़ की ऊंचाई से नीचे की ओर उतरते गए। मुझे बंटवारा मंजूर है और मंजूर होना भी चाहिए। इतना न्यायप्रिय फैसला कौन सुना सकता है। मुझे तो बंटवारा बहुत पसंद आया। छोटे भैया लल्लू राम, अब तुम भी बोलो, तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे आशा है कि बंटवारे से तुम्हें पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। बड़े भैया, बंटवारा मुझे मंजूर है। पेड़ में तीसरी डाली ही नहीं तो उसमें आपका क्या दोष है? वाह मेरे छोटे भाई लल्लू राम, तुमने ठीक समझा। अब चलो घर का भी बंटवारा कर लेते हैं। हाँ तो देखो मेरे लाडले भाइयों, मकान में कमरे सिर्फ 6 ही हैं और हिस्से 3 होंगे। कमरे कम से कम 9 होने चाहिए थे। अब हम कर भी क्या सकते हैं, इसलिए 3 कमरे मेरे और 3 कमरे मझले भाई ज्ञानचंद्र के हुए, एवं बची मकान की छत तो वो अपने छोटे भाई लल्लू राम की हुई। बोलो ज्ञानचंद्र, बंटवारा ठीक रहा ना? बहुत ही बढ़िया बड़े भैया, बंटवारे में आपने तीनों हिस्से बराबर कर दिए। आपको तो न्यायाधीश होना चाहिए था। उलझे हुए केस आप चुटकियों निपटा सकते हैं। वाह भैया वाह, बंटवारा मुझे स्वीकार है। भैया, आपने जमीन के बंटवारे में मुझे मेड़ दी और सेब के पेड़ का डंठल जड़ें दे दी। कमरे तो 6 हैं ना, आप 2-2 कमरे तीनों भाइयों को दे दीजिए। ये आपने कैसा बंटवारा कर दिया? मैं खप्पर वाली छत पर कैसे रहूंगा? भैया, मैं छोटा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? भैया, घर में हम सभी मिलजुल कर रह लेंगे। अबे लल्लू राम चुप, 2-2 कमरों में गुजारा कैसे हो जाएगा? अब कुछ नहीं हो सकता, बंटवारा हो चुका है। अरे ज्ञानचंद्र भाई, अंदर जाना जरा, बाप दादाओं की जो जमा पूंजी रखी है वो उठाकर लाना जरा, उसका भी बंटवारा कर देते हैं। सारा झंझट आज ही निपटा देते हैं। और छोटे भाई लल्लू राम, तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तुम्हारे हिस्से में जो आ रहा है मैं तुम्हें बराबर दे रहा हूं। जो तुम्हारी किस्मत में होगा वहीं तो मिलेगा। हमारी इज्जत पर कीचड़ मत उछालना। जैसी तुम्हारी तकदीर वैसा तुम्हारा हिस्सा, इसमें मेरा क्या कसूर है? अब देखो, इस पीतल के घड़े में दादा परदादाओं का कमाया हुआ धन रखा है। इसमें नए पुराने सोने के सिक्के, सोने की अशर्फियां रखी हुई हैं। इनका भी बंटवारा अभी सभी के सामने हो रहा है, सो देख लो। घड़े के अंदर से सारे सिक्के नीचे गिराओ। लो साहब, बंटवारा हो गया। अपनी आंखों से खुद देख लो। छोटे भाई लल्लू राम का हिस्सा अपने आप ही सिक्कों के ढेर से बाहर निकल गया। वो भी सिर्फ 5 ही सिक्के हैं, और वो भी पुराने जमाने के। बाजार में चलेंगे भी या नहीं कोई भरोसा नहीं। बच गया सिक्कों का बड़ा सा ढेर, वो हम दोनों भाइयों के सामने है। यही तो बंटवारा था। चलो अपना अपना हिस्सा उठाओ और चलते बनो। सीधा साधा लल्लू राम अपने दोनों बड़े भाइयों का ऐसा दुष्कर्म देखकर बहुत दुखी हुआ। आंखों में आंसू भरकर करुणा भरी निगाहों से अपने बड़े भाई की ओर देखकर अपने पुराने 5 सिक्के उठाने लगा। फिर उसने घर के अंदर जाने का मन बनाया। अरे ओ लल्लू राम, घर की तरफ कदम मत बढ़ा देना। अब घर तुम्हारा नहीं है। जाना है तो कहीं बाहर से चढ़कर अपनी खपरेल वाली छत पर जाओ। अपने अपने हिस्से का इस्तेमाल करो, दूसरों के हिस्सों पर कब्जा मत जमाओ। अब लल्लू राम सब कुछ समझ चुका था कि मेरे दोनों भाइयों ने मेरे साथ धोखा किया है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, खड़ा खड़ा आंसू बहाता रहा। दोनों भाइयों को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। उसका कलेजा दहल उठा और उसने घर से जाने का इरादा बना लिया। उसके साथ उसकी पत्नी भी चली गई। बेचारा लल्लू राम उदास होकर दिल में दर्द भरी दास्तान लेकर अपनी मासूम सी प्यारी पत्नी को लेकर गांव से बाहर निकल गया। लल्लू राम अपने भाइयों पर बहुत भरोसा करता था, उनकी बहुत इज्जत करता था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई ऐसे निकलेंगे। मन में घबराया हुआ, दिमाग से थका हारा हुआ, जंगल के पास जाकर पानी के सहारे पेड़ के नीचे पत्नी के साथ पत्थरों पर बैठ जाता है। प्रिया, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी 3 महीने पहले अपनी शादी हुई और मैं तुम्हें लेकर घर से निकल आया हूँ।
मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ना कोई ठौर है, ना कोई ठिकाना, और ना खाने के लिए एक दाना। मुझे क्या पता था कि पिताजी के मरने के बाद मेरे ऊपर ऐसी आफत आएगी। नहीं तो मैं तुमसे शादी क्यों करता। प्रिया, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। आप अपने आप पर काबू रखो। मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि ऐसी स्थिति में आपका साथ दूं। जैसे कि सीता मैया भगवान राम के साथ बन बन भटकी थी। हम दोनों जीवन साथी हैं। जहाँ सुई वहाँ धागा। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। रही विपदा की बात, तो भगवान कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो, भगवान सच्चाई का साथ देते हैं। प्रिया लल्लू राम को धीरज बंधा रही थी कि उसी समय वहां से एक महात्मा जी आते हैं। वो प्रिया की बात सुनकर सब समझ जाते हैं। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम, खुश रहो बच्चे। बोलो बेटा, तुम दोनों इस प्रकार उदास होकर जंगल में क्यों बैठे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम दोनों किसी विपदा के मारे जंगल में आ गए हो। जो भी बात है सही सही हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लल्लू राम ने पहले भगवान का धन्यवाद किया, फिर पिताजी से लेकर बंटवारे वाली अपने भाइयों की सारी कहानी महात्मा जी को कह सुनाई। बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी महाजनी और सीधेपन का फायदा उठाया है। अब घबराने की कोई बात नहीं। चलो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। जब तक कि तुम्हें न्याय ना मिले, तुम दोनों आराम से मेरे आश्रम पर रह सकते हो। लो बेटा, देख लो, ये है मेरा आश्रम। तुम इस पीली वाली कुटी में आराम से रह सकते हो। खाने पीने के लिए मेरे पास राशन पर्याप्त रखा हुआ है। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और रही तुम्हारी समस्या की बात, तो जहां से समस्या उत्पन्न होती है, समस्या का समाधान वहीं मिलता है। सो वो भी तुम्हें बताता हूं। जो जो तुम्हें हिस्से में मिला है, उसी पर कल से काम करना शुरू कर दो। सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो लल्लू राम बेटा, फावड़ा लेकर जाओ और मेड़ खोद कर फैला देना। बस फिर वापस आ जाना। आज का काम सिर्फ इतना ही है। ठीक है महात्मा जी। लल्लू राम खेत की सारी मेड़ खोदकर धान की फसल में जो पानी भरा था, वो सारा पानी निकालकर वापस आश्रम पर लौट आया। भैया, ये अचानक क्या हो गया? फसल कैसे सूख गई? कितनी अच्छी फसल लहलहा रही थी। इस बार उम्मीद थी कि दुगनी उपज होगी, परंतु फसल से पानी अचानक ही क्यों सूख गया? अरे बुद्धू राम, तुम्हारा नाम ज्ञानचंद्र गलत रखा गया है। तुम्हारा नाम बुद्धू राम ही होना चाहिए था। देख नहीं रहे हो कि मैड सारी की सारी खुदी पड़ी है। ये करामात लल्लू राम की है। हमें उसने बर्बाद करने की ठान ली है। वो लल्लू राम हम दोनों से भी होशियार निकला। उसे इस करामात का सबक सिखाना ही पड़ेगा। बड़ा भाई चतुर सिंह और मंझला भाई ज्ञानचंद्र गुस्से में लाल होकर घर की ओर वापस लौट पड़े। अरे भाग्यवान, गजब हो गया। सारी की सारी फसल सूख गई। उस लल्लू राम ने अपनी मेड़ खोदकर फसल से सारा पानी बाहर निकाल दिया। अब बिना मेड़ के हम फसल में दोबारा पानी भी नहीं भर सकते। मेड़ के बगैर फसल नहीं हो सकती। इस बात को पहले सोचना चाहिए। इसमें सरासर आपकी गलती है, क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो निश्चित है कि हमारे साथ भी बुरा होगा। लल्लू राम के साथ आपने अन्याय किया है। अब परिणाम देख लिया। अब सेब के पेड़ से सेब तोड़ तोड़ कर खाते रहला। हाँ तो बेटा लल्लू राम, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आज कुल्हाड़ी लेकर जाओ और सेब के पेड़ का डंठल काट दो, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें सेब के पेड़ का डंठल और जड़ दिया था ना, इसलिए जाओ अपने हिस्से पर अपना काम करो। लल्लू राम ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई। कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर दोनों भाई तुरंत आ गए। क्यों रे लल्लू राम,
पेड़ की जड़ में पानी डालने की बजाय तूने पेड़ को ही काट दिया। पहले नुकसान कर चुका है, खेत की मेड़ खोदकर हमारी सारी फसल सुखा डाली, अब दूसरा नुकसान भी कर दिया। अभी इसी वक्त गांव के सरपंच के पास हम पंचायत लगवाते हैं, तेरी सारी हेकड़ी निकलवाते हैं। चल हमारे साथ चल। बोलो चतुर सिंह, क्या माजरा है? तुमने पंचायत क्यों लगवाई है? सरपंच साहब, हमारे छोटे भाई लल्लू राम ने पहले तो हमारी धान की फसल से पानी निकालकर सारी फसल सुखा दी, आज फिर सेब का पेड़ भी काट दिया। इस लल्लू राम से हम तंग आ गए हैं, इसलिए हमें न्याय चाहिए और लल्लू राम को इन अपराधों का उचित दंड मिलना चाहिए। क्यों भाई लल्लू राम, चतुर सिंह की बात सच है क्या? तुमने इनका नुकसान क्यों किया? पंचों में परमेश्वर आते हैं, इसीलिए पंचायत में झूठ मत बोलना। सरपंच साहब, मैं ईमान धर्म से एकदम सत्य बोलूंगा। मेरे साथ बेईमानी करके इन दोनों भाइयों ने खेत ले लिए और मुझे सिर्फ मेड़ दे दी। फिर मैंने अपने हिस्से पर काम किया, मेड़ की खुदाई की, तो इन दोनों को उसमें भी तकलीफ हो रही है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सरपंच साहब, आप ही बताइए। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अपने हिस्से पर काम हर कोई करता है। अच्छा, अब ये बताओ, तुमने सेब का पेड़ क्यों काटा? सेब का पेड़ इसलिए काटा क्योंकि सेब के पेड़ की जड़ और डंठल मेरे हिस्से में है और इन दोनों के हिस्से में फलों से लदी हुई डालियां। जड़ डंठल मेरा है, मैं काटूं, फाड़ूं या जलाऊं वो मेरा काम है। समझ गया, मैं सब समझ गया। तुम निर्दोष हो, तुमने अपने भाइयों को अच्छा सबक सिखाया। वाह बेटा लल्लू राम, वाह, बहुत बढ़िया तरकीब निकाली। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मूर्खो, तुम दोनों भाई भाइयों के नाम पर कलंक हो, अन्याय करते हो और न्याय की गुहार लगाते हो। इससे पहले मैं दंडित करूं, चले जाओ यहां से। हाँ तो बेटा लल्लू राम, आज जाकर अपने मकान के खपरेल छत वाले हिस्से पर काम करने चले जाओ। जब तुम्हें घर से निकाल ही दिया है तो उस घर मकान का क्या करना है? जाओ, जाकर सारी छत तोड़ डालो। ठीक है महात्मा जी, मैं छत अवश्य तोड़ूंगा। उन्हें इस बात का एहसास होना जरूरी है कि भाई से बेईमानी करने का अंजाम क्या होता है। और बड़े भैया, मंझले भैया, क्या हाल चाल है? मुझे घर से भगाकर अब तो मौज कट रही है ना? मेरा हिस्सा कौन सा है? मैं कहाँ रहूं ये तो बताओ भाई। तुम्हारा हिस्सा बस वहीं ऊपर खप्पर वाली छत पर, जाओ और उसी पर रहो। और मंझले भाई, बड़े भाई, कैसा लगा? भैया, अब हम क्या करें? लल्लू राम को हम कमजोर समझ रहे थे, ये तो हम पर भी भारी पड़ गया। अब छत के बगैर मकान का क्या मतलब निकलता है? हम तो बर्बाद हो गए। इस लल्लू राम की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उस दिन सरपंच ने उसकी तरफदारी क्या कर दी, उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हम 2 हैं और वो अकेला है, फिर भी हमें मात दे रहा है। एक काम करते हैं, अब की बार हम राजा के पास चलते हैं, राजा ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो। महाराज की जय हो, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम, कहो क्या बात है? महाराज, हम आप ही के नगर रामनगर से आए हुए हैं। हम अपने छोटे भाई से परेशान, विपता के सताए हुए हैं। मेरा नाम है चतुर सिंह और यह मझला भाई ज्ञानचंद्र है। हम दोनों फिरते हैं मारे मारे और छोटे भाई का आनंद ही आनंद है। महाराज, हमारे छोटे भाई लल्लू राम ने हमारी फसल सुखा डली,
हमारा फलता फूलता सेब का पेड़ काट डाला, हमारे सारे मकान की छत भी तोड़ डाली। महाराज, हमें उसके आतंक से बचा लीजिए और उसे सजा सुनाकर आजीवन कारावास दीजिए। वीरू, तुम फटाफट जाओ, लल्लूराम को तुरंत बुलाकर लाओ। चतुर सिंह और ज्ञानचंद्र, चिंता मत करना, हमारे होते हुए लल्लूराम से क्या डरना। आने दो, हम उसे ऐसी सजा देंगे कि आज से आतंक करना ही भुला देंगे। क्यों भाई लल्लूराम, क्यों करते हो उल्टे सीधे काम? तुम्हारे भाई तुमसे परेशान हैं, बेचारों की आफत में जान है। भाई को भाई से मिलकर रहना चाहिए, परिवार में तो प्रेम की गंगा बहना चाहिए। महाराज, आपने जो उपदेश दिया है, मेरे भाइयों ने तो उसका उल्टा किया है। लल्लू राम ने पिताजी के मरने से लेकर अंत तक की सारी कहानी महाराज को सुना दी। क्यों रे, तुम लोग कैसे इंसान हो? झूठे धोखेबाज, तुम दोनों बेईमान हो। लल्लूराम पर झूठा आरोप लगा रहे हो, बेचारे सीधे साधे इंसान को फंसा रहे हो। राज दरबार में झूठ बोलने के अपराध में आज जीवन के लिए डाल देंगे कारावास में। महाराज, गुस्ताखी माफ हो जाए, मैं बीच में इसलिए बोला कि झूठ कौन बोल रहा है ये बात साफ हो जाए। महाराज, झूठ तो लल्लूराम बोल रहा है, हम लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। बड़े भैया तो नेक दिल इंसान है, सभी कहते हैं कि चतुर सिंह देवता के समान है। आइए आइए साधु महाराज, राजा देवी सिंह के दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहिए महात्मन, मेरे लिए क्या आदेश है? आपने यहां तक आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लेते। आदेश नहीं राजन, एक संदेशा लाया हूं, झूठों की सच्चाई बताने में आया हूं। इंसानों के अपने अपने अलग अलग रास्ते हैं, बेईमान यहीं इसी दुनिया में बसते हैं। मक्कारों के बहुत कठोर दिल हैं, उसी में ये दोनों भी शामिल हैं। सच्चाई का राज हम खोल रहे हैं, झूठ लल्लूराम नहीं, ये दोनों बोल रहे हैं। जो लल्लू राम के साथ हुआ, महात्मा जी ने राजा को सारा किस्सा सुना दिया। क्यों रे चतुर सिंह, ज्ञानचंद्र, तुम दोनों गद्दारों, मक्कारों, बेईमानों को बख्शा नहीं जाएगा। तुम लोग घोर अपराधी हो। तुम दोनों ने दादा परदादाओं का कमाया धन भी हड़प लिया, लल्लूराम को कुछ नहीं दिया। क्षमा महाराज, क्षमा, हमें माफ करें महाराज, हमसे भूल हो गई, हम लालच में अंधे हो गए थे महाराज, हमें क्षमा करें, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उठो मूर्खो, उठो, खड़े होकर बात करो। तुम दोनों भाई अब कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। संसार में तुम जैसे भाइयों ने ही भाई से भाई को जुदा किया है, इसलिए मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूं। छोटे भाई, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैया, हम तीनों भाई मिलकर रहेंगे, जो पिताजी ने हमसे कहा था जीवन भर वही बात मानेंगे। इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब इन्हें पिताजी के वचन याद आ गए तो मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है लल्लूराम भाई, तुम कहते हो तो आज मैं इन्हें छोड़ देता हूं। आज से तुम ही सारी जमीन जायदाद के मालिक रहोगे, और यदि इन दोनों ने कोई गलत हरकत की तो हमें बताना, सजा बोली पड़ी है। देख लिया तुम दोनों ने, इसे कहते हैं भाई। तुम दोनों भाई के नाम पर कलंक हो, दफा हो जाओ यहां से।